Hello students, I'm Neha Jayal, Assistant Professor at Martin Group of Colleges. So I'm again back with the rest of the topic. As हमने अपनी पिछली वीडियो में एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स पे डिस्कस किया था, सो उस टाइम पे हमने कुछ थ्योरीज को डिस्कस कर लिया था, कुछ हमारी बच गई थी. सो दोज वी विल डिस्कस इन दिस सेशन. लेट्स सी, here is the chart of the management theories. हमने बच्चों देखो अप टू 20th सेंचुरी वाला पार्ट सारा डिस्कस कर लिया. देन साइंटिफिक मैनेजमेंट और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी उस दिन हमने डिस्कस कर ली थी. सो नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द लेफ्ट ओवर थ्योरीज. सो द फर्स्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव अप्रोच. एज क्वांटिटेटिव अप्रोच इसको हम रिलेट कर सकते हैं हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ. आप देख सकते हैं जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे काम करते हैं, उनके अंदर ऑपरेशंस कैसे चलता है, तो वो ऑपरेशंस बेसिकली कैसे डील किए जाएंगे, कैसे उसके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग होगी, कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी, वो सारी चीज़ें इस अप्रोच के अंदर, इस थ्योरी के अंदर डिस्कस की गई हैं. सो आपने जब मैनेजमेंट का कंसेप्ट पढ़ा तो आपने डिस्कस किया मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस. सो द साइंस पार्ट इज़ दिस, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं ऑपरेशंस रिसर्च की. जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर साइंस क्या है, साइंटिफिक वे और साइंटिफिक मेथड ऑफ डूइंग एक्टिविटीज़. तो उन एक्टिविटीज़ को करने का, उन ऑपरेशंस को करने का जितना भी मेथड्स हैं, जितनी भी टेक्निक्स लगती है, उनका किस तरीके से यूसेज होगा, वो सारा इस अप्रोच के अंदर बताया गया है. आप देख सकते हैं इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती है. फर्स्ट वन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ स्टैट्स. जितनी भी स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशंस हैं, ये फर्दर आप लोग आगे डिस्कस करोगे इन योर फर्दर सब्जेक्ट्स, जो कि आप अगले सेमेस्टर्स में पढ़ोगे. उसके अंदर आप लोग डिस्कस करोगे, समझोगे कि स्टैट्स की एप्लीकेशन कैसे होती है ऑपरेशन रिसर्च में. प्लस ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स, उसमें कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से चलेगा और किस तरीके से इफेक्टिवली काम हो सकता है. एज वेल एज कंप्यूटर सिमुलेशन ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ की, जितनी भी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं उनको एक कंप्यूटर सिमुलेशन टेक्निक के थ्रू, उनको फर्स्टली एक छोटे मॉडल के थ्रू पहले उसको बनाया जाता है, उसको चलाया जाता है, उसको समझा जाता है. देन उसी तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चलती है. तो इसी तरीके से मॉडल्स बिल्ड किए जाते हैं, रिसर्चेस होती हैं डिपार्टमेंट के अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, एंड उसी तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है. तो इसको हम क्वांटिटेटिव अप्रोच के अंदर कंसीडर कर सकते हैं. सो नेक्स्ट इज़ दी बिहेवियरल स्कूल. ये हमारी बेसिकली वो थ्योरीज़ हैं जो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच भी हम इसको कह सकते हैं, और इसको हम बिहेवियरल थ्योरी भी कह सकते हैं या बिहेवियरल अप्रोच भी कह सकते हैं. तो इसके अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, द स्टडी ऑफ द एक्शंस ऑफ पीपल एट वर्क. ये आप देखो नाम से सजेस्ट कर रहा है कि इसको हम ह्यूमन अप्रोच भी बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच. इट मीन्स कि ये बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स जितनी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है उसके साथ डील करती है. ये जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके एक्शंस को इसमें हम जज करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं. सो अब देखिए इसमें सबसे पहले अर्ली एडवोकेट्स जो हमने पीछे डिस्कस किया है उसके अंदर क्या थी, जो शुरुआत में जब बिहेवियर पे स्टडी हुई तो किस किस तरीके से इन स्टडीज़ में चेंज आया. फर्स्टली लेट 1800s एंड अर्ली 1900 सेंचुरीज़ की टाइम की बात है. उस टाइम पे कैसे हम जज करते थे ह्यूमन बींग्स को. सो बिलीव at that time it was believed that people were the most important asset of the organization. उस टाइम पे लोगों को बहुत ज़्यादा important asset organization का माना जाता था, और जितना भी टास्क है वो ह्यूमन बींग्स के थ्रू ही किया जाता था. इसीलिए ह्यूमन बींग्स को हम ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस भी कह सकते हैं कि दे आर द रनिंग ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बींग्स के कारण ही चलती है. and ideas provided the basis for a variety of human resource management programs. and उसी के थ्रू उन्होंने कुछ ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को थोड़ा सा डेवलप करने के लिए
उनके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स उस टाइम पे लेके आए जिससे ह्यूमन रिसोर्स, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हमारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको कैसे मोटिवेट करना है, किस तरीके से उनको ट्रेन करना है, डेवलप करना है, वो सारा इसके अंदर किया गया। नेक्स्ट इज़ दी हार्थरॉन स्टडीज़। सो ये स्टडीज़, ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया गया एल्टन मायो की तरफ से। एल्टन मायो ने इन द स्टार्टिंग ऑफ 1924 उन्होंने वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी थी, वहाँ पे एक ना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया एंड विद दैट एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुछ फाइंडिंग्स निकाली कि ह्यूमंस किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करते हैं, कि क्या क्या फैक्टर्स ह्यूमन बीइंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं जब भी वो अपना काम करते हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने इल्यूमिनेशन, जिसको हम इल्यूमिनेशन स्टडीज़ भी बोल सकते हैं, बेसिकली उन्होंने इल्यूमिनेट करके कुछ वेरिएबल्स के साथ चेक करके देखा ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर को, वेदर उनकी प्रोडक्टिविटी में चेंज आता है या नहीं आता। तो उन्होंने इस इंटेंसिटी को चेक करने की इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोशिश की। सो विद दिस उन्होंने क्या किया था, मैं आपको काइंड ऑफ स्टोरी के थ्रू बता देती हूँ कि एल्टन मायो ने कुछ वर्कर्स का ग्रुप लिया, उनको एक स्पेशल ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा और उनको कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर दी, उनको प्रॉपर लाइटनिंग दे दी, उस ग्रुप को अलग से लाइटनिंग वगैरह दे दी और एक ग्रुप को लाइटनिंग वगैरह का प्रोसेस नहीं दिया। देन इसके अंदर उन्होंने ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि जिन लोगों को हम अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइटनिंग की प्रॉपर फैसिलिटी दे रहे हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया। बट जो दूसरा ग्रुप था जिनको लाइटनिंग एंड कुछ भी अवेलेबल नहीं था, बट वहाँ पे जो उनका ग्रुप था, वर्कर्स का जो ग्रुप था, उनके बीच में जो स्ट्रेंथ थी वो ज़्यादा बेटर थी, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी थी, उनका जो उनको लीड करने वाला पर्सन था, जो लीडर था, वो अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहा था, ग्रुप के पूरे रूल्स उन्होंने डिफ़ाइन किए गए थे, तो उस तरीके से उनके बीच में ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग थी ग्रुप के बीच में, इसीलिए उनकी प्रोडक्टिविटी बेटर थी रादर देन जिनको लाइटनिंग भी प्रोवाइड की फिर भी उन लोगों की प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ। सो वही चीज़ अब हम एल्टन मायो की फाइंडिंग्स में चेक कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ बिहेवियर एंड सेंटिमेंट्स आर क्लोजली रिलेटेड। तो इसके अंदर उन्होंने ये चीज़ डिस्कस की कि ह्यूमन बिहेवियर ऑलवेज रिलेट करता है उनके सेंटिमेंट्स को, उनके इमोशंस को लेके। सेकेंड इज़ ग्रुप इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इंडिविजुअल बिहेवियर, कि एक बंदे के इंडिविजुअल बिहेवियर को जर्नली कौन इफ़ेक्ट करता है, ग्रुप। जिस ग्रुप में वो बंदा काम कर रहा है ऑलवेज वो ग्रुप उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके बिहेवियर को रेगुलेट करता है। जिस तरीके से ग्रुप चलता है वो इंडिविजुअल बिहेवियर भी उसी तरीके से चलता है। नेक्स्ट इज़ ग्रुप स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश इंडिविजुअल वर्कर्स आउटपुट। इवन जो ग्रुप उस टाइम पे उन्होंने बनाया, ग्रुप जो भी फॉर्म हुआ था उसके बीच में ग्रुप के जो भी उन्होंने स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, वो बेसिकली रूल्स एक इंडिविजुअल बिहेवियर को भी ध्यान में रख के बनाए गए थे एंड उन्हीं स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ही एक इंडिविजुअल वर्कर जो है उसकी आउटपुट भी कहीं ना कहीं पे एस्टेब्लिश होती है। नेक्स्ट, मनी इज़ लेस अ फैक्टर इन डिटर्मिनिंग आउटपुट देन अ ग्रुप स्टैंडर्ड्स, ग्रुप सेंटिमेंट्स एंड सिक्योरिटी। सो बेसिकली उन्होंने इसके अंदर यही चीज़ अंडरस्टैंड की, यही चीज़ डिस्कवर की कि बेशक वर्कर्स को प्रॉपर फैसिलिटीज़ आप दे दीजिए, प्रॉपर उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी दे दो, आप उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स दे दो, बट उनको वो चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती रादर देन वो जिस ग्रुप में काम कर रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे ग्रुप का जैसे स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे ग्रुप्स के सेंटिमेंट्स हैं, जिस तरीके से ग्रुप के अंदर क्लोजनेस है, जितनी कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से वो लोग काम कर रहे हैं, वो उस चीज़ को एंजॉय करके काम कर रहे हैं, इसीलिए उनकी प्रोडक्टिविटी उस केस में ज़्यादा है। तो इट मीन्स हम ह्यूमन बीइंग्स को एज अ सोशल एनिमल सबसे बड़ा सोशल एनिमल माना जाता है ह्यूमन बीइंग्स को। तो इट मीन्स ह्यूमन बीइंग्स जनरली एक दूसरे के साथ जितना ज़्यादा रिलेट होते हैं उतने अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव रिजल्ट्स देते हैं। सो
ये हाथरॉन स्टडीज़ के थ्रू फाइंड आउट किया गया था. सो नेक्स्ट इज़ दी सिस्टम अप्रोच. ये अप्रोच अभी रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले बनी है. तो अकॉर्डिंग जैसे ये नेम सजेस्ट कर रहा है, द सिस्टम अप्रोच, बेसिकली ये थ्योरी रिलेट करती है ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम, कि ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है. फर्स्टली हम लोग सिस्टम की डेफिनेशन अगर देखें, अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स अरेंज्ड इन अ मैनर दैट प्रोड्यूस अ यूनिफाइड होल. तो ये कुछ सिस्टम क्या है, ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, चाहे वो रिलेटेड हैं, चाहे वो इंटर रिलेटेड नहीं भी हैं या डिपेंडेंट हैं, तो उनकी इस तरीके से अरेंजमेंट हो जिसके कारण हम कुछ एक प्रोडक्टिव अच्छी चीज़ लेके आएंगे. दैट इज़ अ सिस्टम. अब बेसिकली दो टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं हमारे पास. वन इज़ दी closed system, second one is the open system. So closed system are those types of systems that are not influenced by and do not interact with their environment. Means कि ये वो तरीके के सिस्टम्स हैं जो हमारे आसपास चीज़ें प्रेजेंट हो रही है उसको नहीं ले रहे हैं, सिर्फ जो उसके अंदर चल रहा है उसी के तरीके से काम हो रहा है. जो उसके इंटरनल सिस्टम के अंदर चीज़ें चल रही है विद दैट ही पूरा काम किया जा रहा है. बट द ओपन सिस्टम्स dynamically interact to their environments by taking inputs and transforming them into outputs that are distributed into their environments. So open system वो system है जिसके अंदर हम inputs को भी अपने आसपास सराउंडिंग से environment से लेंगे, then उसको transform करके जो outputs हैं उसकी distribution भी हम लोग उसी environment में बाहर करेंगे. सो आप आई होप आप लोगों को थोड़ा सा इससे क्लियर हुआ है. तो ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा सिस्टम चलता है? ओपन सिस्टम. एज आप लोगों को पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली क्या काम होता है, इनपुट्स को हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, प्रोसेस करते हैं और आउटपुट्स क्रिएट करते हैं. तो जनरली ओपन एंडेड सिस्टम हमारा कैसे हो गया कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जहाँ से भी हम लोग चीज़ों की अरेंजमेंट करते हैं, दैट ऑल थिंग्स बिलोंग्स टू द इन्वायरमेंट प्रेजेंट आउट. ओके, सो वो इन्वायरमेंट से हम चीज़ें लेके सिस्टम के थ्रू उसको कन्वर्ट करते हैं. देन उसके बाद उसकी फर्दर आउटपुट्स निकलती हैं और वही आउटपुट्स को फिर हम इन्वायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी से प्रॉफिट्स अर्न करते हैं. दैट इज़ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इज़ अबाउट. सो अब आप ये डायग्राम देख सकते हैं. जैसे आप इनपुट्स देखिए, इनपुट्स में रॉ मटेरियल हम लोग बाहर से लेंगे सराउंडिंग से, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग बाहर अपने इन्वायरमेंट से लेंगे. उसी के बाद हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस करेंगे, जिसमें जितने भी हमारी ह्यूमन रिसोर्स है वो डायरेक्टली हमारी सारी एम्प्लॉयज़ की वर्क एक्टिविटीज़ बन जाएंगी, प्लस मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ बन जाएंगी. और जितनी भी बाहर से हमने रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी लिया है उनका यूज़ करके हम पूरा ऑपरेशन मेथड्स अप्लाई करके हमारा जो इन रॉ मटेरियल है उसको क्या करेंगे, फर्दर आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे. वेदर वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कहलाए जा सकते हैं. हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स मीन्स वही प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हमने बनाए हैं, उससे जो हमको फ़ायदा होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, उसको बोल सकते हैं हम इन्फॉर्मेशन. उससे हम क्रिएट कर सकते हैं. और ह्यूमन रिजल्ट्स और हमारे कस्टमर्स और हमारे लोग, हम इन्हीं सर्विसेज को डिलीवर करके, इन्हीं प्रोडक्ट्स को डिलीवर करके अपने एनवायरनमेंट में और कस्टमर्स हमारे बना सकते हैं, अपनी कंपनी की इमेज को अच्छा बना सकते हैं, अपने मार्केट शेयर को ऐसे अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं. सो दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एज an open system. So here are the implications of this approach. First one is coordination of the organization parts is essential for proper functioning of the entire organization. So जितना भी हमने डिस्कस किया है इसके अंदर यही चीज़ है कि हमको ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज़ करनी है वो सारी कोऑर्डिनेटेड तरीके से होंगी, तभी अच्छे तरीके से फंक्शनिंग होगी
पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, अदरवाइज नो। द की टू परफॉर्मेंस इज़ टू हैव गुड प्रोसेस। सो ऑर्गेनाइजेशन में मेन, अगर हमको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए, जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारा कन्वर्जन का प्रोसेस है, हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर डिफाइंड हो, अच्छे से बनाया गया हो, उसमें कोई फॉल्ट ना हो। एंड द लास्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट सेल्फ कंटेन एंड देयरफॉर मस्ट अडेप्ट टू चेंजेस इन their external environment. So organizations self contained कभी भी नहीं होती, उनको हमेशा organization को external environment से changes को adapt करना पड़ता है और उसी तरीके से अपना काम चलाना पड़ता है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारे कस्टमर्स आ जाते हैं, तो हमको कस्टमर्स की नीड्स को, उनकी वांट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, देन अकॉर्डिंगली ही अपने प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है या अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में चेंजेस लाने पड़ते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन को ऑलवेज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ चलना पड़ता है। एंड द लास्ट वन इज़ दी कंटीजेंसी अप्रोच। इसको हम सिचुएशनल अप्रोच भी कह सकते हैं, एज द नेम इज़ सजेस्टिंग कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस अराइज हो जाते हैं जिनके कारण हमको किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस तरीके से उसकी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से उन सिचुएशंस को हैंडल करना है, वो चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो बेसिकली एक मैनेजर को किस किस तरीके से डील करना है या मैनेजमेंट को कैसे डील करना है अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी तरीके की अनसर्टेन एक्टिविटी, अनसर्टेन इंसिडेंट अराइज हो गया या कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है। Second, there is no universally applicable set of management principles or rules which can manage organizations. So generally जितने भी हमने पीछे theories पढ़ी हैं वो काफ़ी चीज़ें बताती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से मैनेज करना है, बट जितने भी हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, जितने भी हमारे पास अवेलेबल प्रिंसिपल्स हैं, वो प्रिंसिपल हमको हर चीज़ नहीं सिखाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी अनसर्टेन हो जाती है जिनके लिए हम लोगों को एट दैट टाइम, उसके लिए हमको पहले से कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि हम उनको इन फ्यूचर अगर वैसी चीज़ होगी तो हम उसी तरीके से उनको हैंडल करेंगे। सो लास्ट वन इज़ दी ऑर्गेनाइजेशंस आर इनडिफरेंट, फेस डिफरेंट सिचुएशंस एंड रिक्वायर डिफरेंट वेज ऑफ मैनेजिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में अलग है, वो अलग अलग तरीके की सिचुएशंस को फेस करते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स, अलग अलग तरीके के फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं और उनको जो मैनेज करने का तरीका है इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो दिस अप्रोच यही चीज़ डिस्कस करती है कि ऑर्गेनाइजेशन, एज हम बोलते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर भी सबसे अलग है। हर पर्सन का अपना बिहेवियर है, अपना वे ऑफ थिंकिंग है, हर पर्सन का अपना लाइफ को देखने का, जीने का तरीका अलग है। द सिमिलर गोज़ विद द ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के वेरिएबल्स ऐसे अराइज हो जाते हैं जिनके कारण हमको उन सिचुएशंस को हैंडल करना समटाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसके अंदर कुछ हम ऐसे कंटीजेंट वेरिएबल्स की स्टडी करेंगे जो बेसिकली हमको हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर कल कोई सिचुएशन में पड़ेगी या ये चीज़ उनको फेस करनी पड़ेगी तो वो किस तरीके से स्टेप्स लेंगे। फर्स्ट वन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन साइज़, कि जिस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ होगा उसी तरीके से उनको सिचुएशंस आ सकती हैं। अगर बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस है तो उनको ज़्यादा वाइडर लेवल पे प्रॉब्लम्स आ सकती है इन फ्यूचर। अगर कुछ भी सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई है, मिस हैपनिंग हो गई है, तो उस केस में उनको उसी तरीके से चीज़ों को डील करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ दी रूटीनेस ऑफ टास्क टेक्नोलॉजी। सो हम जब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, बेसिकली हमारे ऑपरेशन डिपार्टमेंट में यूज़ हो रही है, उस टेक्नोलॉजी को हमने किस तरीके से रूट करना है, उसको चलाने का वे कैसा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे आपको पता है चेंज होती जाती है, डिप्लीट होती जाती है। तो हमको
अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द टेक्नोलॉजी हमको भी अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को भी. सो हम लोगों को वो टास्क, वो रूट्स उस तरीके से प्लान करने पड़ते हैं. नेक्स्ट इज़ द इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी, कि जो ऑर्गेनाइजेशन के आसपास इन्वायरमेंट है उसमें कभी भी चेंजेस आ सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली है, टेक्नोलॉजिकली है, या फिर हमारे देश के अंदर में भी पॉलिटिकल और सोशली किसी भी तरीके के चेंजेस एनवायरनमेंट में आ सकते हैं. उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को भी पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है. नेक्स्ट इज़ दी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मींस जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करने वाले हैं उनके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होता है. हर पर्सन हर चीज़ को अलग तरीके से डील करता है, उनके बिहेवियर अलग है चीज़ों को देखने के लिए. तो इट मीन्स एक एज अ मैनेजर उसको जब लोगों को मैनेज करना होता है तो उनके इंडिविजुअल बिहेवियर और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उनको मैनेज करना पड़ता है. एंड नेक्स्ट इज़ लेबर मार्केट कंडीशन, की मार्केट में कैसे सिचुएशंस चल रही हैं लेबर को लेके, कि जितने भी ह्यूमन रिसोर्स मार्केट में अवेलेबल है कैसा मार्केट में सिनारियो है. कि अगर तो लोगों के पास अच्छी एम्प्लॉयमेंट है, इट मीन्स हमको अगर मार्केट में एम्प्लॉयज़ की नीड है तो हमको वो कम मिलेंगे. तो हमको उस केस में उस तरीके के रूल्स एंड प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे जिससे हम मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो वर्कर्स हैं उनको हायर कर सकते हैं, लेबर को हायर कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इज़ द गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड लॉज, कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस एंड लॉज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग हैं. सो अगर वो समटाइम्स लॉज रूल्स हमारे फेवर में नहीं है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में नहीं है, तो हमको किस तरीके से एक्ट करना है, किस तरीके से मैनेज करना है चीज़ों को, वो सब इसके अंदर आ जाता है. सो दिस वाज द कंटीजेंसी अप्रोच. सो विद दिस हमारा जो एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, जिसके अंदर हमने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ ली हैं कि किस किस तरीके से एवोल्यूशन हमारी मैनेजमेंट थॉट्स में हुआ. एंड टिल डेट इसी तरीके से चीज़ें अभी भी ऑर्गेनाइजेशंस में चलती हैं एंड मैनेजर्स इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करते हैं. विद दिस, thank you so much everyone. That's all for the today.